जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चन आपके सामने रखा था जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमने लास्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने की बात कही थी, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम में इस क्वेश्चन की डिजिट को चेंज कर सकता है, लेकिन मेथड यही होगा। कोई भी सेक्शन का मेथड, कोई भी सेक्शन का क्वेश्चन हो, उसका एक ही मेथड होगा और बहुत ही सिंपल मेथड है। बुक में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा। क्या न्यूमेरिकल था कि एक कास्ट आयरन धरन का अनुच्छेद चित्र में दिखाया गया है। ये जो आई सेक्शन चित्र में दिखाया गया है, इसकी बात हो रही है। धरन सिरों पर सरल आधारित है, यानी कि सिंपल सपोर्टेड बीम है, तथा एक 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर का एक समान वितरित भार, जिसको हम यूडीएल बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यदि धरन की विस्तृति का मतलब होता है लंबाई, वो कितनी है, 3 मीटर है। ठीक है, देखिएगा यहां पर मीटर है। तो धरन में अधिकतम तनन तथा संपीड़न प्रतिबल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर हम लिखेंगे। ठीक है, ये है सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो निकालना क्या है हमें, अधिकतम तनन और संपीड़न प्रतिबल हमें निकालना है। तो देखिएगा हमारे पास क्या है, यहां पर भी ये 3 सेंटीमीटर है। तो हम इस तरीके से इसको करेंगे कि जो भी न्यूमेरिकल आई सेक्शन पे या टी सेक्शन पे, देखिएगा आई सेक्शन और टी सेक्शन दोनों सेम है। बस में क्या होता है, आप अगर इस सेक्शन को हटा देंगे, ठीक है, इस सेक्शन को आप हटा देंगे तो आपके पास टी सेक्शन रह जाएगा, और यहां पर अगर इसको लगा देंगे तो ये आई सेक्शन बन जाएगा। तो मेथड सेम ही है। एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप ही कर लोगे। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन का यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें सारे एनालिसिस मैंने ऐड किए हुए हैं। तो इसको देखेंगे स्टेप टू स्टेप। यहां पर देखिएगा एक न्यूमेरिकल का स्टेप आपके समझ में आ गया तो आप सभी आई सेक्शन और टी सेक्शन के न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। तो देखते हैं, ये हमारे पास आई सेक्शन था, तो हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड और इसको क्या मान लिया, थर्ड। 3 पोर्शन में हमने इस आई सेक्शन को बांट लिया है। तो सबसे पहले हम इसके एरियाज निकालेंगे और एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर इनके सेंट्रोइड जो है उनको निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि यहां पर एक एक्सिस मान लिया और जिसको हमने बोला रेफरेंस एक्सिस। सबसे पहले आपको यही काम करना है, एक रेफरेंस एक्सिस मान लेना है। दूसरी बात, हमने ये देखना है कि जो भी हमारे पास शेप दी हुई है, आई सेक्शन है, टी सेक्शन है, एल सेक्शन है, उसको देख लेना है कि वो किस एक्सिस से सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब होता है कि ऐसा कोई एक्सिस अगर हम उस पर बनाए, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इन दोनों में से अगर हम इस शेप पर बना दें तो वो दोनों तरफ के हिस्से जो है वो बराबर होने चाहिए। तो एक्स एक्सिस से देखते हैं तो ये हिस्सा बड़ा है, ये छोटा है, तो ये दोनों सिमेट्री नहीं है। लेकिन वाई एक्सिस से जब हमने इसको देखा तो यहां का हिस्सा राइट में और लेफ्ट में जो भी दोनों हिस्से हैं वो आपस में सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाई एक्सिस है ये आई सेक्शन वाई एक्सिस से सिमेट्री है। और इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो वाई सेक्शन वाई एक्सिस से ये सिमेट्री है तो एक्स बार क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। अगर हमको दिखता है कि वो एक्स एक्सिस सिमेट्री है तो वाई बार 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर देख लेते हैं कि रेक्टेंगल का जब हम एरिया निकालेंगे तो A1, तो A1 का मतलब ये है कि हम 1 सेक्शन, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसका देख रहे हैं। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 10, और चौड़ाई कितनी है इसकी, 2, तो कितना हो जाएगा, 20। Y1 पर आते हैं। Y1 का हमारे पास क्या सीन होता है कि जो भी हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस से हम y डायरेक्शन में चलते चलते कहां पर जाना है, 1 निकाल रहे हैं, तो y डायरेक्शन में चलते चलते 1 के सेंटर पर पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे, 1 के सेंटर पर। और 1 के सेंटर पर जाते जाते हमने जितनी भी डिस्टेंस कवर की है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिएगा हम इससे चले, इस रेफरेंस एक्सिस से चले, यहां पर हम 3 सेंटीमीटर, फिर हम आगे चलते रहे तो कितना है, 15 और, यानी कि 3, तो ये 3 हुई और यहां से यहां तक 15, तो कितना हो गया, 18 कर ली। और 18 के बाद जैसे हम चले तो देखिएगा ये 2 सेंटीमीटर है, इसका आधे में हमारे पास ये पॉइंट मिलेगा, तो कितना है, 1। तो 18 तो ये था और ये कितना हो गया, 19। तो कितना चले, 3, और यहां पर देखो 3 + 15 और +1,
ये चले थे, कितना हो गया 19 सेंटीमीटर। एज इट इज हम इसी तरीके से सेक्शन 2 में चलेंगे। सेक्शन 2 का जो एरिया होगा वो कितना होगा, टोटल कितना है, हाइट में 15 और इसका विड्थ कितना है 2, तो कितना होगा 30। y2 कितना हुआ, देखिएगा हम इस रेफरेंस एक्सिस पर चलेंगे इसके सेंटर तक, तो कितना हुआ, ये तो हुआ हमारे पास 3 और ये कितना हुआ 15 का आधा 7.5, तो 3 + 7.5 इक्वल टू कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। A3 का हम करेंगे तो A3 में देखो क्या है, ये 3 है, ये 20 है, तो कितना हुआ 3 × 20 60। और y3 को हम क्या लेंगे, देखो इस रेफरेंस एक्सिस से इसके सेंटर तक जाएंगे तो कितना होगा, ये टोटल 3 है, 3 का आधा 1.5, तो कितना हुआ 3/2 इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या निकालते हैं, सेंट्रोइड निकालते हैं। तो हमने लिखा है जब आई सेक्शन y एक्सिस से सिमेट्री है तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और अगर वो x एक्सिस सिमेट्री होगा तो y बार 0 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जो हमारे शेप दी हुई है आई सेक्शन की वो क्या है, y एक्सिस से सिमेट्री है। तो जब y एक्सिस से सिमेट्री है तो हमने इसको क्या लिखा कि x बार 0 होगा, और होगा ही। y बार जो है उसको हम निकालने वाले हैं। तो y बार का फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, a1 y1 + a2 y2 + a3 y3, यानी कि ये वहां तक लिखते जाना है जितने सेक्शन आप दिए हुए फिगर में काटोगे। तो 3 हमने लिए हैं, तो हमने कहां तक लिखा, 3 तक लिखा। और एरिया कितने हैं, 3 है, तो a1 + a2 + a3 इसको हम ऐड कर देंगे, यही हमारे पास जो है सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो a1 की वैल्यू देखिएगा, a1 की वैल्यू 20, तो a1 की वैल्यू 20 रख दी, और y1 कितना है 19 हो गया। a2 कितना है 30 और y2 कितना है 10.5। a3 की वैल्यू रखेंगे 60, ये रही, और y3 की वैल्यू 1.5 ये। नीचे जितने भी एरियाज हैं उनको जोड़ देंगे, 20 + 30 + 60, टोटल कितना आया 110। कितना है 330 + 315 + 90 और अपॉन 110, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आती है वो आती है 6.681 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू जो है ये सेंट्रोइड की, यानी कि इस टोटल आई सेक्शन के सेंट्रोइड की जो है वैल्यू है। और कहां से, बॉटम से। तो यानी कि बॉटम में कहा, इस रेफरेंस एक्सिस से अगर हम y एक्सिस पर चलते जाएं और वहां पर जाकर के रुके जहां पर ये 6.81 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हम कवर कर ले, तो हम यहां से चलते गए, तो हम यहां पर जाकर के हमने देखा कि हमारे 6.68 की जो वैल्यू है वो कवर हो चुकी है, जो डिस्टेंस है वो कवर हो चुकी है। तो यहां पर हमने एक एक्सिस बनाया जिसको बोलेंगे हम सेंट्रोइडल एक्सिस। क्लियर है, इसको हम सेंट्रोइडल एक्सिस बोलते हैं। और इसकी जो रेफरेंस एक्सिस है वो डिस्टेंस कितनी है 6.81। अब देखिएगा जब हम h1x निकालेंगे, ठीक है, तो मैं इसको आपको आगे बताऊंगा। देख लेते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा अब यहां पर है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण निकालने की हमें जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि हमसे उसने पूछा है कि अधिकतम तनाव प्रतिबल और अधिकतम संपीड़न प्रतिबल। तो इसके लिए हमें जो है बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लगानी होगी। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में मोमेंट और जड़त्व आघूर्ण की आवश्यकता होती है। जो आघूर्ण होता है और जड़त्व आघूर्ण होता है, दोनों की आवश्यकता होती है। तो आइए देख लेते हैं जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालें। किसी भी शेप का जड़त्व आघूर्ण निकालना बहुत आसान है, बस एक बार समझ में आ जाए तो सभी जड़त्व आघूर्ण आपके निकल जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चंस आप एक भी छोड़ के नहीं आओगे। तो देखते हैं, हमारे पास जब 3 सेक्शन कटे हुए हैं उनका जड़त्व आघूर्ण टोटल जो है पूरी शेप का जड़त्व आघूर्ण कहलाएगा, ये तो आपको पता ही है। अब देखिएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यहां पे लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, वो किसी भी शेप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो उसको कैसे निकालते हैं, IG1, यानी कि अगर 1 का हम करेंगे तो IG1 हो जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस शेप का कितना होगा, 1 का हम निकालें तो 1 का, प्लस में उस शेप का एरिया, और प्लस में जो है उसके सेंट्रोइडल एक्सिस से उस शेप की सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी। अगर हम 1 का निकाल रहे हैं तो 1 पोर्शन का जो सेंटर है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 का निकाल रहे हैं तो 2 के सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी, और 3 का निकाल रहे हैं तो 3 की डिस्टेंस कितनी होगी जो उसका सेंटर है सेंट्रोइडल एक्सिस से। क्लियर है। यहां पर हम देख लेते हैं कि H1x वो कैसे निकला है। देखिएगा H1 यानी कि हम क्या करें 1 सेक्शन की बात करें, 1 हमारे पास ये था, इसका सेंटर यहां पर है। अब इसके सेंटर की डिस्टेंस कहां से, सेंट्रोइडल एक्सिस से कितनी हुई, यहां से लगा के यहां तक। तो यहां से यहां तक देखिएगा, यहां से लगा करके यहां तक डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 20 में से हमारे पास से 1 कम हुई तो कितनी बची 19। तो 19 में से अगर हम इतना ये घटा दें, ठीक है, यानी कि ये शेप है 19 में से अगर हम इतना घटाए तो हमारे पास ये शेप बचेगी। तो कितना हो जाएगा 19 - 6.68, ये वाला हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12.32। यही हमने वैल्यू रखी यहां पर 12.32 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब देखिएगा IG1 कैसे रखा। कभी भी अगर आपको ये लगे कि मतलब यहां पर क्यूब किसका करना है तो ध्यान से समझ लीजिएगा क्यूब हम किस तरीके से और किसका करेंगे। काफी स्टूडेंट्स को ये
प्रॉब्लम होती है कि हम क्यूब 10 का करें या फिर 2 का करें। तो यहां पर आज आपको क्लियर करने वाले हैं कि क्यूब होता किसका है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखिएगा, अगर हम सेक्शन 1 ले रहे हैं, 1 सेक्शन ले रहे हैं तो, और y एक्सिस से ले रहे हैं या x एक्सिस से ले रहे हैं, ये जरूर देख लीजिएगा। तो देखिएगा, हम यहां पर ले रहे हैं अबाउट x एक्सिस। तो जब हम x एक्सिस से लेंगे तो देखना है कि इस शेप का x एक्सिस के अबाउट कौन सा हिस्सा कट कर रहा है। तो देखिए, x एक्सिस को हमने जैसे देखा तो ये 2 जो विड्थ है, इसकी हाइट है, इसको ये कट कर रहा है। तो जिस एक्सिस से जो पोर्शन कट करेगा उसी की डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। याद रखिएगा, क्यूब उसी को हम करेंगे। ठीक है, ये तो स्क्वायर है, यहां पर देखिए ये क्यूब हम उसी को करेंगे। ठीक है, तो 10 इंटू 2 का क्यूब, क्यों? क्योंकि x एक्सिस से कौन सा कटा, 2। ऐसे ही हम सेकंड में करेंगे। तो सेकंड में जो होता है वो देखिएगा, x एक्सिस से 15 जो डिस्टेंस है वो कट कर रही है, यानी कि x एक्सिस ऐसे है और डिस्टेंस कौन सी है, 15 ऐसे, तो इसको ये कट कर रहा है। तो इसमें 15 का क्यूब होगा। क्लियर हुआ? इसके बाद थर्ड पोर्शन में देख लेते हैं। थर्ड पोर्शन में हमें कौन सा कट कर रहा है, 3। जब 3 कट करेगा तो हमें क्यूब 3 का ही करना पड़ेगा। क्लियर है? और ये इस तरीके से क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है बी डी क्यूब अपॉन 12। ठीक है, अगर ये x एक्सिस से है तो y एक्सिस से हो जाएगा डी बी क्यूब अपॉन 12। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है। क्लियर है? इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो आपका ये कंफ्यूजन यहां पे आई होप दूर हुआ होगा। तो चलते हैं इसके कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अब कैलकुलेशन में किस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया, तो 6.66। ठीक है, यहां पे a1 की वैल्यू रख दी है और h1 की वैल्यू हमने रख दी है 12.32, इसका स्क्वायर कर दिया है। और यहां पर जो बी डी क्यूब दिखा है, b कितना था और d कितना था, इसमें हमने देखा। तो जिसका एक्सिस कट करता है उसी के हम क्यूब करते हैं। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 15 की पावर क्यूब अपॉन में 12, और यहां पर 2 का एरिया जो ये 2 है, और यहां पर ये वैल्यू रख दी है। इन वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 6.66 प्लस 30 और यहां पे 35। ठीक है, यानी कि 3035.64 ये हमारे पास आता है इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं तो 562.5 आता है, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 437.77। यहां पर हम थर्ड पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है। अब इनको सॉल्व करने पर हमें क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। सिंपली ऐड करने पर हमें जो मिलता है वो मिलता है आई एक्स एक्स, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, और किसके अबाउट में, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट में क्या मिलता है, 5697.514 सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है, सारी वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में थी। तो हमने पहले कहा था जो भी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो पावर 4 में जाता है। क्लियर है? हम जानते हैं कि धरन के ऊपर लगने वाले बलों के कारण उसकी काट में उदासीन अक्ष यानी कि न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष कौन सा है जो हमने यहां पर निकाला था, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपरी भाग में संपीड़न तथा निचले भाग में तनाव प्रतिबल पैदा होगा। कहने मतलब यह है कि यहां से जो ऊपर का हिस्सा है उसमें संपीड़न और जो नीचे का हिस्सा है उसमें तनाव प्रतिबल पैदा होगा। तो हम अधिकतम तनाव प्रतिबल की तरफ चलते हैं जो हमसे पूछा गया है, क्या कहें। तो अब हम देख लेते हैं जो हमें निकालना है अधिकतम तनाव प्रतिबल। अधिकतम तनाव प्रतिबल का फॉर्मूला होता है जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होती है उससे हम निकालते हैं, तो m अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। ये बेंडिंग इक्वेशन होती है जिसको नमन समीकरण बोलते हैं, और m अपॉन आई इक्वल टू एफ टी, और ये सी में भी चलता है। ठीक है, y इक्वल टू ई अपॉन आर। टी क्या होता है, तनाव प्रतिबल, और c से हम लिखते हैं संपीड़न को, इसलिए एफ टी और एफ सी। ठीक है, यहाँ पे एफ ये सिग्मा की जगह पर आया है जो प्रतिबल होता है। तो यहां पर हम अधिकतम तनाव प्रतिबल निकालने वाले हैं, तो एफ टी इक्वल टू एम अपॉन आई, और क्या हो जाएगा, वाई। देखिएगा इस पोर्शन को अगर हम लें तो m अपॉन आई इंटू वाई इक्वल टू एफ टी बचेगा। ये फॉर्मूला हम यहां पर रखेंगे। तो देखिएगा m की वैल्यू हम कैसे निकालें, याद रखिएगा कि सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए जो m की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, WL² 8 होती है। और W हमारे पास दिया हुआ है, जो हमने न्यूमेरिकल देखा है, जो न्यूमेरिकल हमें करना है उसमें ही दिया हुआ है, वो क्या है आप देख लीजिएगा। यहां पर 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर ये क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है, और जो विस्तृति है L है वो दी हुई 3 सेंटीमीटर। तो हम इसी वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे, तो W 200 और इंटू ये हो गया 3 स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया 8। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें मिलता है m इक्वल टू 225 और कितना है न्यूटन सेंटीमीटर। यहां पर हमने ये लिखा, तो m की वैल्यू क्या रखेंगे 225 इंटू 5697.5 और इंटू में 6.68 आया कहां से, आप ये देख लीजिएगा।
6.68 यहां से आया है, यानी कि हमें देखा था कि जो YT है वो क्या है, तनाव प्रतिबल है, और वो कहां पर लग रहा है, नीचे की साइड, बॉटम में। तो कितनी दूरी पर लग रहा है, 6.68 YT की वैल्यू है, और YC की वैल्यू क्या होगी, ऊपर की साइड में होगी, यानी कि जो बचा हिस्सा होगा वो कितना होगा, 13.32। तो ये हो गए हमारे पास 6.68 YT की वैल्यू, और जो I है जो हमारे पास निकला है वो कितना है, 5697.5। वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है 0.2637, ये क्या आता है, FT, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। अधिकतम संपीड़न प्रतिबल के लिए भी हम इसी तरीके से करेंगे, केवल YC जो ऊपर का हिस्सा था उसमें संपीड़न प्रतिबल लग रहा था, तो उसकी वैल्यू हम रख देंगे 13.32, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलता है FC इक्वल टू 0.5260 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल आने वाला है, और आप आई सेक्शन को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया है तो टी सेक्शन को आप कैसे भी कर जाओगे। क्लियर है। तो देखते हैं कि टी सेक्शन किस तरीके से करते हैं। देखिएगा, चलते हैं टी सेक्शन के न्यूमेरिकल की तरफ। टी सेक्शन के न्यूमेरिकल में क्या होता है, देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है टी सेक्शन का। हिंदी में समझ लीजिएगा, जो जड़त्व आघूर्ण है वो टी सेक्शन का हमें निकालना है, और किसके अबाउट निकालना है, वाई वाई और एक्स एक्स के अबाउट में निकालना है। और पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास हो रहे हैं, एक्स एक्स इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से पास हो रहा है और वाई वाई यहां से पास हो रहा है। क्लियर है। तो वही हम मेथड लगाएंगे, सेम मेथड है, और इस मेथड से अलग कोई मेथड नहीं लगाना है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, और इस मेथड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप देख लीजिएगा कि जो भी हमारे पास वैल्यू है, ये टी शेप हमें दी हुई है, जिसकी लंबाई फर्स्ट पोर्शन की कितनी है, 150 mm, और जो इसकी चौड़ाई वो कितनी है, 50 mm। अब सेकंड पोर्शन की लंबाई यानी कि जो ऊंचाई की दे रखी है वो कितनी है, वो दी हुई है हमारे पास 150 mm, यहां पर ये दी हुई है 150 mm, और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 50 mm। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप, रेक्टेंगल फर्स्ट को लेंगे और उसका एरिया निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 150 इंटू 50, यानी कि 150 इंटू 50 है 7500 mm स्क्वायर। क्लियर है। अब x1 इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि हमने कहा था कि आई सेक्शन और टी सेक्शन जो है वो किसी एक एक्सिस से सिमेट्री होंगे। तो अगर y एक्सिस से सिमेट्री है तो x इक्वल टू 0, और जब x1 ही 0 होगा तो x बार भी हमारे पास 0 ही आएंगे। देख लेते हैं अब y1 इक्वल टू कितना होगा, हमने ये रेफरेंस एक्सिस लिया, y1 हम कैसे करेंगे, यानी कि 1 के सेंटर तक जाएंगे y एक्सिस पर, तो कितने चले, यहां से यहां तक 150 और 150, और यह 50 50 का आधा 25, तो 150 और 25 कितने हो गए, 175 mm। क्लियर हुआ। इसी के साथ रेक्टेंगल 2 के साथ चलते हैं। तो रेक्टेंगल 2 में हम किस तरीके से करेंगे, एरिया हम लेंगे तो 50 हो जाएगा और इंटू 150 7500 हो जाएगा, और x2 हमारे पास 0 है क्योंकि ये सिमेट्री है y एक्सिस से। अब देखिएगा y2 हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से रेफरेंस एक्सिस से हम चले इसके सेंटर तक, ये सेंटर है, इसके सेंटर तक हम चले तो कितने डिस्टेंस चल गए, यानी कि 175 का, सॉरी 150 का आधा, 150 का आधा चले तो कितना हो गया, 75 mm, यानी कि यहां से यहां तक 75 mm हुआ। ठीक है। अब सेंट्रोइड की तरफ चलते हैं। जो सेंट्रोइड है उसको निकालते हैं, और एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट तो निकलेगा नहीं, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो वाई एक्सिस के अबाउट में सेंट्रोइड वाई बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस के अबाउट में एक्स बार निकलता है तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया। एक्स एक्सिस के अबाउट में क्या निकलता है, वाई बार निकलता है, उसको हम निकालने वाले हैं। तो कितना हो गया, a1 y1 इक्वल टू प्लस में a2 y2। अब 2 तक ही हम क्यों गए, क्योंकि हमने 2 ही पोर्शन माने हैं, 3 पोर्शन हमारा है ही नहीं। तो क्या हो गया, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन में जितने एरियाज हैं a1 प्लस a2। a1 की वैल्यू है 7500, a2 की वैल्यू 7500 है, तो क्या रखेंगे, 7500 और 7500 दोनों की वैल्यू रख दी। y1 की वैल्यू है 175 और y2 की वैल्यू है 75, तो y1 की 175 और y2 की कितनी 75 अपॉन में इन दोनों एरिया को जोड़ देंगे। हमारे पास जो सॉल्व करने पर आंसर आता है वो कितना आता है, y2 इक्वल टू 125 mm। 125 mm को हम कहां पर शो करेंगे कि जो रेफरेंस एक्सिस था उससे 125 तक हम चलने वाले। 125 तक जैसे ही हम चले तो हमने क्या किया, वहां पे मार्किंग कर दी, और मार्किंग करने के बाद ये क्या बना, ये बना हमारे पास सेंट्रोइडल एक्सिस। इस तरीके से हम सेंट्रोइडल एक्सिस को फाइंड करते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम क्या करते हैं, आई एक्स एक्स जब हम निकालेंगे टोटल, तो आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स 2 दोनों पोर्शन का एक्स एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल टी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो देख लीजिएगा यहां पर हम किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए मान ली, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई, तो क्या हो जाएगा, आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस किसका, टी सेक्शन का। तो कर लेते हैं। सबसे पहले I11 निकालते हैं। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था,
आई जी वन प्लस ए वन एच वन स्क्वायर। बी डी क्यूब लगाएंगे तो बी डी क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 के लिए, 1 के लिए एक्स एक्सिस पर ये कट कर रहा है 50, 50 को कट के देखिएगा यहां पर एक्स एक्सिस को हमने आगे बढ़ाया तो 50 कट किया, तो हमने क्यूब किसका किया, 50 का ही क्यूब किया। क्लियर है। a1 कितना है 50, 150 है, तो क्या लिखेंगे a1 को 150 लिखेंगे और इंटू में 50, ठीक है। यानी कि a1 कितना है 150 इंटू 50, 150 की लंबाई और चौड़ाई कितनी है 50 है, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई हमारे पास हो जाती है 150 इंटू 50 कितना आ जाएगा 7500 आ जाएगा सॉल्व करने पर। और जो 50 है वो क्या है H1। आपने अभी देखा हमने किस तरीके से बताया था कि जो भी हमारे पास सेंट्रोइडल एक्सिस है उससे उस पॉइंट यानी कि उस सेक्शन का, उस पोर्शन का सेंटर से डिस्टेंस जो भी होगी वो हमारे पास h होगा उस सेक्शन का। क्लियर है। तो 1 सेक्शन हम कर रहे हैं तो इस सेंट्रोइडल एक्सिस से जो भी इसकी डिस्टेंस बनेगी यहां से यहां तक वो होगा h1। क्लियर है। h1 हमारे पास, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास यहां से यहां तक, हम देखिएगा यहां से यहां तक हम चले तो कितना हो गया 125। यहां पर सेंट्रोइडल ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है, यानी कि जो हमारे पास 125 आया था वो क्या है, यहां से यहां तक चले तो ये इसका देखो 125 यहां तक जा रहा है। क्लियर है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 50। क्लियर है। तो ये कितना हुआ h1। अब 2 के लिए निकालेंगे तो 2 का जो भी सेंट्रोइडल एक्सिस है, इस एक्सिस से 2 के ग्रेविटेशनल एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 50 है। क्लियर। अब दोनों के लिए हमारे पास निकल गए 50 50 है, दोनों के हम वैल्यू रख देंगे h1 50 और यहां पर जब हम रखेंगे कहां ये h2 ये भी 50, दोनों को हमने रखा तो हमारे पास जो वैल्यू आती है IXS1 की 20.31 इंटू 10⁻6 mm की पावर 4 आ जाएगी और 2 की वैल्यू आती है 32.81। आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, हमने जो रखा IG2 है, IG2 जैसे हमने रखा तो हम 2 सेक्शन का लेंगे तो देखिए एक्स एक्सिस से कौन सा कट कर रहा है, एक्स एक्सिस से कट रहा है 150 mm को कट कर रहा है तो 150 का ही क्यूब होने वाला है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं वो कितना आता है 32.81 इंटू 10⁻6 mm की पावर 4 आ जाता है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये इससे हम करेंगे तो IXX1 और IXX2 की हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करके देख लीजिएगा 53.12 इंटू 10⁻6 आ जाएगी मीटर mm की पावर 4। ये हमारे पास वैल्यू आती है IXX1 की। ठीक है। तो आप यही मेथड को यूज करिएगा, इस मेथड के अलावा कोई ऐसा सिंपल मेथड नहीं है, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे और इस मेथड में आपका बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब उसने पूछा है कि वाई एक्सिस के थ्रू भी हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस से टोटल हो जाएगा दोनों सेक्शन का, टोटल पूरी टी शेप का हो जाएगा और यहां पर वाई1 निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिएगा H1 यानी कि y के लिए हम H1 कैसे निकालें, तो y के लिए हम H1 निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये जो है सिमेट्री है, ये सिमेट्री है। इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो यहीं पर बैठेगा तो सेंट्रोइडल एक्सिस से इसके सेंटर की डिस्टेंस कितनी है 0, सेंट्रोइडल एक्सिस से इस 2 शेप के सेंटर की डिस्टेंस कितनी है 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा H1 0 H2 0, ये और ये, तो ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, इतना बचेगा केवल, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आती है 15.62 इंटू 10⁻6 वैल्यू हमारे पास आ जाती है। क्लियर है। तो ये तो हुआ आपका टी सेक्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं एल सेक्शन पर। एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, एल सेक्शन किसी भी एक्सिस से सिमेट्री नहीं होता है तो इसमें हमें दोनों एक्सिस को निकालना पड़ेगा और वो कैसे निकालते हैं आइए जान लेते हैं। हमें एक एल सेक्शन पोर्शन दिया हुआ है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 100 mm, ध्यान से देखिएगा 100 mm है और निचले पोर्शन की डिस्टेंस है यहां से लेकर के 80 mm। क्लियर है। इसकी विड्थ है 20 mm और जो इसकी विड्थ है वो भी कितनी है 20 mm। क्लियर है। देख लेते हैं कि रेक्टेंगल 1 का एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालेंगे 20 इंटू 100 2000। अब x1 भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये किसी भी एक्सिस से सिमेट्री नहीं है तो हमने एक रेफरेंस एक्सिस ये माना और दूसरा रेफरेंस एक्सिस हमने माना ये, यानी कि इस पर, ठीक है। यहां पर हमने एक रेफरेंस एक्सिस माना y के अबाउट और यहां पर माना x के अबाउट। क्लियर है। अब इस रेफरेंस एक्सिस से x1 कितना होगा,
यानी कि हम ये मान रहे हैं कि x1 कैसे निकलेगा, x एक्सिस पर चलते हुए सेक्शन 1 का सेंटर कितनी दूर होगा, जितनी भी दूर है, जितनी भी दूरी है उसको नाप कर लिखेंगे। तो देखिएगा यहां पर अगर हम x1 के वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो y का जो रेफरेंस एक्सिस होगा उससे हमें x डायरेक्शन में चलना होगा और 1 के सेंट्रोइड तक, तो यहां तक हम चले तो ये कितना है, इसका आधा में है, और टोटल कितनी है 20, तो इसका आधा कितना होगा 10। अब y1 चले तो इस x के रेफरेंस को लेना पड़ेगा और y एक्सिस पर इस फर्स्ट पोर्शन के सेंटर पर चलना पड़ेगा, तो कितना पहुंचे 100/2, आधा ही होगा, तो कितना हुआ 50 mm। रेक्टेंगल 2 की बात कर लेते हैं, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 20, और इन 2 में कितना है, देखिएगा ये हमने यहां तक लिया था, ठीक है। आप यहां पर गलती कर सकते हैं, इस गलती को आप पहले ही देख लीजिएगा जिससे कि आपसे गलती ना हो। हमने ये लिया है तो इस बार ये लेना होगा, केवल यहां तक लेना होगा, और यहां तक लेने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये जो 20 है इसमें से 80 में से माइनस करना पड़ेगा, कितना बचा 60 mm। क्लियर है, ये बचा 60 mm। अब A2 कैसे निकालेंगे, 20 है और कितना बचा केवल 60, तो 1200 mm स्क्वायर हो गया। और जो x2 है उसको हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहां से हम चलेंगे, x के लिए y एक्सिस के रेफरेंस को चलना पड़ता है, यहीं से हम चलेंगे तो कितना हुआ 20 कवर किया, 20 कवर किया। 20 कवर करने के बाद हमने क्या किया, 60 का हाफ, यानी कि यही पता होगा इसका, तो 60 का हाफ हमने जैसे कवर किया हम उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। तो कितना हुआ 60 का हाफ 30, और यहां पर 20 है तो कितना हो गया 50 mm हो गया। और y2 यानी कि हम क्या करेंगे, 2 पोर्शन के x एक्सिस से y की तरफ चलेंगे तो कहां तक, यहां पहुंचेंगे। यहां पर पहुंचते ही हमें मिलता है कि 20 का आधा है 10 mm। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं सेंट्रोइडल की तरफ। सेंट्रोइड की तरफ जो होता है केंद्रक इसका एल सेक्शन का, तो यानी कि अब हमें एक्स बार और वाई बार दोनों निकालना होगा, क्योंकि ये किसी भी एक्सिस से सिमेट्री नहीं है। अगर सिमेट्री होता तो कोई ना कोई एक्सिस ये यहां से गायब हो जाता, ठीक है। अब एक्स बार जब हम निकालेंगे तो क्या लेंगे, a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन में a1 प्लस a2। वैल्यू हम टोटल पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू हमारे पास आई हुई है, a1 की 2000 है, x1 की 10 है, y1 की 50 है, a2 की 1200 है, x2 50 है, और y2 कितना है 10। सारी वैल्यू हम जैसे हमने पुट किया तो कितना आ गया, x बार 25 mm और y बार कितना है हमारे पास 35 mm। आप देख लीजिएगा वैल्यू को पुट करके, न्यूमेरिकल को जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू उसको सॉल्व करके देखिएगा 35 mm ही आता है क्या। मोमेंटम इनर्शिया निकालेंगे, मोमेंटम इनर्शिया का बिल्कुल सेम जो पीछे मेथड दिखाया गया था वही मेथड है, ठीक है। मेथड वही है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस है कि ये सिमेट्री नहीं होता, सिमेट्री नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ये आपने देख ही लिया है, बाकी टोटल वही है। देखिएगा अब H1 की बात आती है तो H1 को आपको मैं फिर से बता देता हूं कि H1 कैसे निकलेगा। देखिएगा 1 पोर्शन का जो भी हमारे पास सेंट्रोइडल एक्सिस बैठा है उससे डिस्टेंस उस पोर्शन के सेंटर की कितनी होगी, तो वो हम देख लेते हैं। देखिएगा x बार कितना था 25, तो हमने x बार 25 पे यहां पे लगाया, ठीक है, यानी कि यहां से चले यहां तक। क्लियर। उसके बाद देखिए इस रेफरेंस एक्सिस से मैंने क्या कहा था कि जब हम y बार निकालते हैं तो y बार की जो वैल्यू होती है वो कहां तक जाती है। देखिए मैंने इसमें दिखाया था आपको कि y बार हम कहां से लेंगे, इस रेफरेंस एक्सिस से ऊपर की तरफ चलेंगे जब तक उसका सेंटर नहीं मिल जाता, ठीक है। यानी कि किसका सेंटर, इस y बार की जो वैल्यू है ये नहीं मिल जाती है, यही इसका सेंटर कहलाएगा। तो ये वैल्यू जब जहां तक हम कवर करेंगे उस वैल्यू को हम वही पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 6.68। इसी तरीके से जो x बार निकला है तो हम x बार के लिए y एक्सिस के रेफरेंस से चलेंगे, y एक्सिस के रेफरेंस से जहां तक 25 mm दूरी हमसे चली जाएगी वहां जाते ही हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। अब हमने y बार निकाला है, y बार कितना निकला 35। आप क्या करेंगे कि x एक्सिस के, ठीक है, x एक्सिस पर जो रेफरेंस एक्सिस है उससे हम कितना चलेंगे 35 mm ऊपर को चलेंगे। जहां पर भी 35 mm डिस्टेंस हम पूरी करेंगे वहां पर हम एक पॉइंट लगा देंगे, और वो पॉइंट होगा जो x बार और y बार का क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा, वो पॉइंट होगा सेंट्रोइडल एक्सिस। यानी कि जहां पर ये बैलेंस होगी, जो एल सेक्शन है वो बैलेंस होता है, वो होता है जो हमें डिस्टेंस मिला y बार और x बार के क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है, जो भी यहां जहां पर भी इसने क्रॉस किया, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी कि x बार और y बार का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एल सेक्शन का, एल पोर्शन का क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। अब
जब हमने ये वैल्यू निकाली तो देखिएगा H1 हमें पता चला, तो H1 क्या है, अब देखिए यहां पर H1x कैसे निकलेगा। H1x हम निकाल लेंगे तो यानी कि x एक्सिस के रेफरेंस से y एक्सिस पर चलना होगा। तो जो भी हमारे पास ये पहले सेंटर था और जो अब सेंटर हमारे पास सेंट्रोइडल एक्सिस बना हुआ है वो बना है यहां पर, देखिएगा वो हमने यहां तक बनाया है, ठीक है। तो जब वो यहां पर बना हुआ है, ठीक है, ये यहां पर बना, ये क्या है जो हमारे पास y बार निकला है, ये इस डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये y बार और x बार का इंटरसेक्शन पॉइंट आया है वो यहां पर इस पोर्शन पे कट कर रहा है और यहां पर ये, ठीक है, ये और ये। तो यहां से जिस पोर्शन को हम निकाल रहे हैं, 1 को निकाल रहे हैं, तो 1 की जो भी डिस्टेंस होगी इसका सेंटर की वो कितनी है, 15, ठीक है। और H2 कितना हो जाएगा, यानी कि ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस कितना हो जाएगा, यहां से हम निकालेंगे तो कितना है, देखिएगा H2x 25 कितना है 25, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है, इसके सेंटर तक की। तो इसका सेंटर और जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आया है y बार और x बार का, उसका सेंटर जो डिस्टेंस है वो कितनी है 25। तो कितना आ गया, देखिए H1 15 जो हमारे पास यहां पर आया था और H2 है 25, तो H2 को हम रखेंगे 25। क्लियर है। जब दोनों को हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है फर्स्ट की 2.12 × 10⁻⁶ mm⁴ और जो सेकंड